नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जब हमें ये लगने लगता है कि अब गाज़ा में हालात सामान्य हो रहे हैं, फ़लस्तीनियों के ऊपर जो अत्याचार या यातनाएं की गई, अब शायद उसका अंत हो जाएगा। लेकिन हम बहुत बड़ी भूल में हैं। जब भी हमें ये लगता है कि नहीं, अब शायद गाज़ा में हालात सुधर रहे हैं, तभी इजरायली सेना कुछ न कुछ ऐसा कर देती है जिसके बाद फिर से वहाँ के ज़िंदगी और मौत का खेल शुरू हो जाता है। दरअसल एक बुरी खबर गाज़ा से आ रही है, ख़ास तौर पर रफ़ा से, जो कि इजिप्ट के पास एक छोटी सी जगह है गाज़ा के अंदर, जहाँ पर इस समय सारे गाज़ा स्टेट के सारे जो लोग हैं, अधिकतम जो लोग हैं, जो अधिकतम आधा आबादी है, वो स्थलांतरित होते होते अब गाज़ा के रफ़ा पहुँच चुकी है। करीबन 20 लाख लोगों जो रिफ्यूजी की हालत जी रहे हैं, खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं, वो लोगों ने शरण ली थी राफा में। क्योंकि इजराइल सेना ने जिस तरह से ज़मीन पर जगह खाली कराने की मुहिम चलाई, कत्लेआम की, एयर स्ट्राइक्स की, उसके बाद लोग वहां से चलते पलायन करते हुए राफा तक पहुंचे। लेकिन राफा इजिप्ट बॉर्डर के पास एकदम एंड में हो गया है। गाज़ा सिटी को अगर आप देखेंगे तो गाज़ा 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है नॉर्थन गाज़ा, दूसरा है मिडिल गाज़ा, तीसरा इलाका है खान यूनिस का, और चौथा है रफ़ा का, जो कि एकदम इजिप्ट से सटा हुआ है। सारे जब ये युद्ध शुरू किया गया तो उस समय सबसे पहले जो जगह खाली कराई गई वो नॉर्थन गाज़ा थी। इजरायली सेना ने वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर सैनिकों को उतारा, युद्ध स्तर पर वहाँ से ज़मीन खाली कराई गई। उसके बाद ये पूरी जनसंख्या सरकते सरकते आई मिडिल गाज़ा में। वहाँ पर भी कुछ दिनों के बाद इजरायली सेना ने लोगों को हटाना चालू किया। वहाँ से जनसंख्या खसकते हुए, स्थलांतरित होते हुए, पलायन करते हुए वो पहुँच गए खान यूनिस में। खान यूनिस में भी इजरायली सेना ने इसी तरीके की तानाशाही रवैया अपनाया और वहाँ से भी फ़लस्तीनियों को जगह खाली करने के लिए पूरी मिलिट्री फोर्स के साथ वहाँ पर हमले किए। खान यूनिस पर हो रहे हमले से बचने के लिए, अपनी जान की रक्षा करने के लिए जो फ़लस्तीनी लोग थे वो धीरे धीरे राफा की तरफ बढ़ते गए और ये सिलसिला लगातार बहुत सारे चरणों में चलता रहा। फरवरी 2024 मार्च 2024 के बीच में हालात ये हुए कि पूरे फ़लस्तीनी की अधिकतर आबादी या तो मारी गई और जो बचे थे वो सरकते सरकते गाज़ा की तरफ, जो कि राफा का अंतिम छोर है इजिप्ट के पास, वहाँ तक पहुँचे। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से अभी वहाँ पर करीबन 20 लाख लोग हैं और इजराइल की तरफ से एक बुरी खबर वापस से इनको झकझोर देने वाली है। राफा में करीबन 20 लाख फ़लस्तीनी पहुंचने के बाद उन्हें लगा कि शायद अब ये तो आखिरी छोर है, यहाँ से कहाँ हमें हटाया जाएगा, लेकिन वो एक गलतफहमी में जी रहे थे। इसी बीच में हमास ने इजराइल के लोगों का अपहरण कर लिया। एक तरह से करीबन 100 से ज़्यादा इजरायली लोगों को हमास ने बंधक बना लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। इजराइल ने मौके को तराशा और हमास के कंधे पर बंदूक रखकर फिर से एक बार अपनी बंदूकें और तोपों का जो निशाना था वो फ़लस्तीनियों की तरफ कर दिया। इस बार हमास के लिए उन्होंने दावा किया है कि अगर इजराइल के लोगों को हमास ने नहीं छोड़ा तो हम जो राफा इलाका है वहाँ पर भी मिलिट्री एक्शन लेंगे और उस ज़मीन को खाली करा देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ज़मीन बची ही कहाँ है जहाँ पर इन्हें खाली कराया जाएगा। दरअसल हमास के कंधे पर बंदूक रख के इजराइल अब जो राफा में बचे हुए करीबन 20 लाख फ़लस्तीनी हैं उनको नेस्तनाबूद करने के लिए एक बड़ी चाल चल चुका है। इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए इजिप्ट के अंदर कायरो में एक बैठक रखी, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल सरकार के प्रतिनिधि, हमास के प्रतिनिधि, इजराइल के वहाँ के सरकार के प्रतिनिधि और अमेरिकी प्रतिनिधि बैठकर सीज़ फायर को लेकर एक समझौता करने वाले हैं। लेकिन अभी इस वीडियो बनाने तक इस समझौते पर किसी भी तरीके की कोई सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये खुले तौर पर वीडियो बनाकर पोस्ट किया है, न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि अगर हमारे लोगों को, यानी कि इजराइल के करीबन 30 से 35 लोगों को अगर नहीं छोड़ा गया न्यूनतम, तो हम राफा के ऊपर हमला करेंगे और वहां से फ़लस्तीनियों को हटाकर जो बचे खुचे हमास के लोग राफा में अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम उसे ख़त्म कर देंगे। שאין לנו דרך לנצח את החמאס בלי להיכנס לרפיח ולחסל את שארית הגדודים שם. ואמרתי לו שאני מקווה שנעשה את זה בתמיכה של ארצות הברית, אבל אם נצטרך, נעשה זאת לבד. जब से इजरायली प्रधानमंत्री का ये वीडियो आया है तब से इजरायली सैनिक लगातार वहाँ पर तोपों का बंदोबस्त कर रही है। वहाँ पर आर्मी और वायुसेना और स्थल सेना के लिए बेस बनाए जा रहे हैं। लगातार युद्ध स्तर पर राफा के अंदर एक्टिविटी बढ़ाई दी गई है।
यही नहीं, जो राशन के किट्स या जो ट्रक्स लेकर राशन सामग्री यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एड और मेडिकल एड लेकर जो ट्रक्स राफा तक पहुंच रहे हैं, उनके ड्राइवरों को भी इजरायली सेना निशाना बना रही है। अल जज़ीरा और बाकी इंटरनेशनल न्यूज़ के खबरों के माध्यम से ये खबर आई है कि कुछ दिन पहले जो ट्रक्स वहां पर राशन सामग्री या फिर भोजन सामग्री लेके पहुंचे थे, उसमें से एक ड्राइवर को इजरायली सेना ने गोली मार दिया और पूरी जो ट्रक्स हैं उसको अपने कब्जे में लेकर वहां पर स्थायी तौर पर ये सामग्री के बंटवारे को रोक दिया गया है। ये युद्ध के हालात इसलिए तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि हमास ने उनके जो इजरायली लोगों को अपने कब्जे में लिया है यानी कि बंधक बनाया, वो इन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी को बहाना बनाकर इजराइल सेना कोशिश कर रही है कि लगातार हमास के नाम पर अब हम फलस्तीनियों के फिर से कत्लेआम राफा के अंदर कर सकते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इजराइल से खबर सामने आ रही है जहां इजराइल ने रफा पर हमले रोकने के लिए 33 बंधकों की रिहाई की मांग की है। ये खबर इस वक्त इजराइल से। इजराइल ने गाजा पट्टी के दक्षिण में रफा शहर पर हमले को रोकने के लिए हमास से कम 33 बंधकों को रिहा करने की मांग की है। ये इजरायली रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ये मांग मोसाद प्रमुख डेविड बार्डिया ने अपने खुफिया प्रमुख मेजर जनरल अब्बास कामेल के नेतृत्व वाले मिस्र के प्रतिनिधि मंडल के सामने रखी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आतंकी संगठन हमास को लास्ट वार्निंग दी है। गाजा को मिट्टी में मिला चुके नेतन्याहू ने अब राफा शहर में ऑपरेशन करने की चेतावनी दी है। आखिर राफा में क्यों बम बरसाना चाहता है इजराइल और हमास को नेतन्याहू की लास्ट वार्निंग क्या है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। जैसे आप जानते हैं कि 6 से लेकर 24 मई के बीच में मेरा भी गाज़ा की यात्रा प्रस्तावित थी, तो मैंने आज यूनाइटेड नेशन के अधिकारियों से बात की। मैंने पूछा कि मेरे यात्रा की क्या स्थिति है और इजराइल के राफा में इस समय क्या परिस्थितियां हैं। तो उनका ये कहना था, विनय जी, युद्ध के हालात हैं जिसको लेकर तमाम तरीके से हम लोग भी प्रिकॉशन और अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर युद्ध होता है तो बहुत सारे लोगों को चोट लगेगी, वहाँ पर मेडिकल एड्स पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम पहले से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल ने एक बार जो चीज़ें कह दी हैं सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनलों पर, वो तमाम तरीके से वो कितना भी इंटरनेशनल दबाव हो जाए वो करते ही हैं, क्योंकि पिछले 8 महीने से उन्होंने ये हालात को वहाँ पर देखा है। तो यूनाइटेड नेशन अपनी तैयारियों में लगा है कि अगर युद्ध होता है तो वहाँ पर किस तरह से हालात को काबू किया जाए, या कम से कम जो सिविलियन को या नागरिक है उनको कैसे वहाँ से हटाया जाए या उनकी क्या व्यवस्था की जाए। इस तैयारियों में यूनाइटेड नेशन वहाँ पे लगा है। इसी के साथ में जब मैंने उनसे अपनी यात्रा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सर, आपका वीज़ा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इजिप्ट का जो वीज़ा है वो मेरा आ चुका है। अगर आप स्क्रीन पे देखना चाहें तो ये वीज़ा मुझे इजिप्ट जाने के लिए यानी कायरो जाने के लिए 21 अप्रैल को ही मिल चुका था, जो कि जुलाई 2024 तक वैध है। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे गाज़ा में यानी कि फ़लस्तीन में एंटर करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन का इन्विटेशन है उसकी व्यवस्था यूनाइटेड नेशन कर रही है, जिसको लेकर समय लग रहा है। लेकिन अब हालात ये लग रहे हैं कि शायद मेरा गाज़ा जाना मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मेरे कायरो पहुंचने के बाद या पहले या वहां पर अगर युद्ध शुरू हो जाते हैं तो किसी भी विदेशी नागरिकों को वॉर जोन में एंट्री करने की परमिशन नहीं मिलती है, और शायद ये कारण हो सकता है कि मुझे वहां पर एंट्री ना मिले। लेकिन अभी भी यूनाइटेड नेशन के लोग कोशिश कर रहे हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर गाज़ा जाकर यानी कि राफा जाकर ये देखना चाह रहा था कि वहाँ पर ज़मीनी हालात क्या हैं। मैं 6 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में इजिप्ट और गाज़ा की यात्रा पर रहूँगा, जिसको लेकर मैंने अपनी जो यात्रा है इजिप्ट की उसकी मैं शुरुआत कल यानी कि 4 मई 2024 से करने जा रहा हूँ। मैं पहले अजमेर शरीफ जाऊंगा, हज़रत निज़ामुद्दीन जाऊंगा। वहाँ पर गाज़ा में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए वहाँ पर दुआएं कराऊंगा। उसके बाद 6 या 7 तारीख को मैं कायरो पहुँचूँगा और कायरो से लगातार यूनाइटेड नेशन के कार्यालय जाकर वहाँ पर जो दस्तावेज हैं या जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पूरा कर मैं गाज़ा के लिए करीबन 9 या 10 तारीख को एंटर करने की मैं कोशिश करूंगा, लीगल तरीके पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। अगर वो परमिशंस मुझे मिल जाती है तो मैं गाज़ा से आपको लाइव वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा। यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि अगर युद्ध होते हैं तो वहाँ पर बहुत जान माल की हानि हो सकती है, क्योंकि बहुत छोटा इलाका है और आबादी करीबन 20 लाख के आसपास है। हमास ने अगर इजराइल की बात नहीं मानी और उनके नागरिकों को बंधक जिसको बनाया है उसे नहीं छोड़ा तो शायद युद्ध शुरू हो जाएंगे और उसके बाद हालात बद से बदतर हो जाएंगे। हम सबको भी अपनी तैयारी शुरू रखनी है। हम सबको भी वहाँ पर जो लोग युद्ध के दौरान शहीद होंगे या जो चोटिल होंगे या उनके परिवारों को भोजन और मेडिकल एड खास तौर पर उसकी व्यवस्था करनी है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से फिर से निवेदन करता हूँ कि अगर आप भी इस मुहिम में जुड़कर यूनाइटेड नेशन के माध्यम से मदद करना चाहें तो आप यूनरवा की वेबसाइट
unrwa.org की वेबसाइट पर जाकर आप वहां पे सीधे डोनेट कर यूनाइटेड नेशन के माध्यम से इन्हें मदद पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे माध्यम से भी ये मदद यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद उनके साथ काम कर रहा हूं लगातार कितने ही दिनों से। करीबन 17 लाख रुपए के आसपास की मदद अभी तक यूनाइटेड नेशंस के यूनरवा डिपार्टमेंट, यानी कि जो फ़लस्तीन के अंदर जो कैंप्स लगा के बैठे हैं या जो फ़लस्तीन लोगों को रिलीफ पहुँचा रहे हैं, उन लोगों के माध्यम से मैंने वहाँ तक मदद पहुँचाई है। इसमें मुहिम में भी आप जुड़कर इनको मदद भेज सकते हैं, लेकिन ये मदद तभी करें, पहली कोशिश करें कि आप उनके डायरेक्ट यूनाइटेड नेशन को ही मदद करें। अगर वहाँ पर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे माध्यम से भी मदद भेज सकते हैं। अगर आप मेरे माध्यम से गाज़ा के राफा में होने वाले संभावित युद्ध या फिर वहाँ के रिलीफ या भोजन या मेडिकल एड के लिए अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और UPI नंबर 9820898898 इस नंबर पर भेज सकते हैं। ये QR कोड आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ख़ास तौर पर इस मुहिम के लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड नंबर बनाया है, जिसका नंबर है 9152898898। इसका QR कोड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये सारा जो है करंट अकाउंट है जो कि मेरे ही नाम पर है। आप इसमें भी ये डोनेशंस भेज सकते हैं और इनडायरेक्टली तौर पर यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये सारा चीज़ मैं उनको हैंडओवर कर ये रिलीफ गाज़ा तक और ख़ास तौर पर रफ़ा तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर ये 2 नंबर नहीं चल रहे हो या इसमें आपको भेजने में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे तीसरे हेल्पलाइन नंबर 9167898898 इन तीनों नंबर पर आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर UPI के माध्यम से भेज सकते हैं। आपकी जो मदद है वो यूनाइटेड नेशन के माध्यम से मैं गाज़ा और रिलीफ जो है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ख़ास तौर पर अगर युद्ध होते हैं तो हमें तैयार रहना होगा कि हमारे जो वहाँ पे भाई हैं जो कि गाज़ा के अंदर फ़लस्तीनी लोग हैं, उनको मदद पहुँचाने की ज़िम्मेदारी हम सब की है। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर आपको लगता है तो अगर आपको विश्वास है तो ही आप मदद भेजें, अन्यथा आप मदद ना भेजें। आप चाहें तो सीधे तौर पर पहले यूनाइटेड नेशन से ये मदद अपने हाथों से वहाँ पर डायरेक्ट भेज सकते हैं। अगर आपको उसमें दिक्कत आती है तो आखिरी विकल्प के तौर पर विनय दुबे को ये ऑप्शन के तौर पर समझें। रही बात, मैं जब वहाँ पहुँचूँगा तो वहाँ की जो ज़मीनी हालात हैं उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करूँगा और मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द गाज़ा की ज़मीन तक पहुँचने की मैं कोशिश करूँगा और आप लोगों को वहाँ की वास्तविकता से रूबरू कराऊँगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अगर गाज़ा और राफा में युद्ध के हालात होते हैं तो हमें इंसानियत को बचाने के लिए अभी से तैयारी करनी ज़रूरी है। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।